आज की पहली बड़ी खबर Breaking news. Ladies and gentlemen, here are the top stories of the day. This is some huge news. Run. बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। वेलकम बैक टू ट्रैवल डायरी ऑफ हिना। आज के स्केप प्रोग्राम में शामिल है सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया जिसमें शामिल है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान। क्या ये कंट्रीज अकेली सोलो ट्रैवलर लड़की के लिए सेफ है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैंने किया अपना बैकपैक और निकल पड़ी किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। तो मेरा पहला डेस्टिनेशन है किर्गिस्तान का कैपिटल सिटी बिश्केक। अगर आपको जानना है मेरा ये फैसला सही था या गलत तो मेरे इस व्लॉग को ज़रूर देखिएगा। तो ये मैं आ गई हूँ अपने शहर एंटवर्पन से ब्रसेल्स शार्लरवा एयरपोर्ट। और ये आ गया है प्लेन और हम बैठ गए हैं प्लेन में। पहुंच गई हूँ इस्तांबुल। ये आ गया है दूसरा प्लेन। बैठने लगी हूँ दूसरे प्लेन में। हो गया है सफर खत्म और पहुंच गई हूँ मैं बिश्केक, किर्गिस्तान। ये है बिश्केक का मनस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलें अब जाकर लाश उठाते हैं, आई मीन बैगेज। मगर ये क्या, मेरा सूटकेस तो आया ही नहीं। लगता है ये ट्रिप बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस होने वाली है। शुरू में ये हाल है तो आगे जाकर क्या होगा। काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद जब मेरा सूटकेस नहीं आया तो मैंने लॉस्ट एंड फाउंड डेस्क पर कंप्लेन लिखवाई। वहाँ के ऑफिसर्स ने सूटकेस सर्च करने के बाद बताया कि मेरा सूटकेस जो है वो इस्तांबुल से आया ही नहीं है। और मुझे दो ऑप्शंस दिए, एक ये कि मैं होटल चली जाऊं और जब सामान आएगा तो वो मुझे कॉल कर बुला लेंगे। दूसरा ये कि मैं यहाँ 2-3 घंटे इंतज़ार करूं नेक्स्ट फ़्लाइट का। कभी कभी इस्तांबुल से सामान अगली फ़्लाइट में आ जाता है। वैसे सूटकेस में कपड़ों और जूतों के अलावा कोई कीमती चीज़ नहीं थी, लेकिन कपड़े फिर मैंने 2 घंटे वहाँ वेट करना मुनासिब समझा और नेक्स्ट फ़्लाइट में मेरा सूटकेस आ गया। मुझे क्या लगा तू मुझे छोड़ देगा तो मैं ज़िंदगी भर तड़पती रहूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह सूटकेस मिल गया और मेरा इंतज़ार करना ज़ाया नहीं गया। इतनी खुशी मुझे। इंतज़ार करते करते तो यहाँ सुबह ही हो गई थी। अब मैं जा रही हूँ होटल। यहाँ से मैंने टैक्सी बुक की क्योंकि मेरे पास ई सिम थी। वैसे तो एयरपोर्ट के बाहर बहुत सारी प्राइवेट टैक्सीज भी खड़ी होती हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है यांडेक्स गो और यांडेक्स नेविगेटर। ये दोनों ऐप यहाँ आने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये बिल्कुल वैसी ही सर्विस है जैसी उबर और करीम वगैरह की होती है। एयरपोर्ट से होटल पहुँचने के मैंने पे किए 900 किर्गिज सोम, जो कि पाकिस्तानी 2800 या 3000 के करीब बनते हैं। होटल का नाम था एशिया होटल, जो कि मैंने booking.com से बुक किया था। और यहाँ पर मैंने पे किए 10 रातों के 2275 यानी कि तकरीबन 260 यूरो के करीब। पेमेंट मैंने वाइस वीज़ा कार्ड से की थी। अब देखते हैं होटल कैसा है। होटल में फैसिलिटीज़ तो बहुत सारी हैं। 24 घंटे मिनरल वाटर, उसके अलावा आयरनिंग की सहूलत भी है और तो और नाश्ता भी इंक्लूडेड है। अब देखते हैं रूम कैसा है।
एसी, टीवी, कैटल, छोटा सा फ्रिज, एक्स्ट्रा ब्लैंकेट और जान-नमाज भी रखी हुई थी। और वॉशरूम में टॉयलेटरीज के अलावा वॉशिंग मिट और डिस्पोजेबल स्लीपर्स भी दी गई थी। कपड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज किए और फिर मैं बाहर निकल गई क्योंकि मुझे एक फिजिकल सिम चाहिए थी। Yandex नेविगेशन ऐप पर करीबी वीफा शॉपिंग मॉल का एड्रेस लगाया, जो कि मेरे होटल से तकरीबन 10 मिनट दूर था। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मेरा पैदल चलने का मूड नहीं था, तो मैं बस में यहाँ पर आई हूँ। और हाँ, गूगल मैप यहाँ पर कम्प्लीटली काम नहीं करता, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड कवरेज है, इसीलिए Yandex नेविगेशन ऐप डाउनलोड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेफा मॉल से जल्दी से बस सिम खरीदी और मैं वापस होटल चली गई क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी और थकन से मेरा बुरा हाल हुआ था। और ये सिम मुझे तकरीबन 2 या 2.5 यूरो की पड़ी थी। और जब रात में आँख खुली तो भूख से मेरा बुरा हाल था और खाने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन थैंक्स टू Yandex Go ऐप, जिसमें आप खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं। फिर बस इस रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया और खाकर फिर से सो गई। और फिर जब सुबह आँख खुली तो याद आया नाश्ता तो होटल के पैकेज में ही इंक्लूडेड है, तो क्यों ना ट्राई किया जाए। और सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ पर हलाल और हराम खाने का कोई सीन ही नहीं है। ये एक इस्लामिक कंट्री है तो सब कुछ हलाल है, तो मैं सब कुछ ट्राई कर सकती हूँ। और नाश्ते में इतना सारा कुछ था कि समझ नहीं आ रहा था मैं क्या खाऊं। वैसे इतने कम प्राइस के होटल में इतना सब कुछ मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा है। In our breakfast. नाश्ता करने के बाद तैयार होकर मैंने Yandex Go ऑर्डर की क्योंकि मुझे बाहर जाना है। यहाँ पर चाहे तो बस में भी जाया जा सकता है, लेकिन मुझे Yandex चीपर और कन्वीनियंट लग रही है, तो मैं हर जगह Yandex से जा रही हूँ। तो ये है यहाँ की लोकल मार्केट, जिसका नाम है अलामदीन। मार्केट का राउंड लगाकर क्रॉस कर सामने बहुत सारी मनी एक्सचेंज बनी हुई है, जहाँ से मैंने करवाए पैसे चेंज। यहाँ की करेंसी को सोम कहते हैं और एक्सचेंज रेट के हिसाब से 1 यूरो तकरीबन 100 या 102 किर्गिज सोम का बनता है। और बिश्केक में जगह जगह थोड़े थोड़े फासले पर इस तरह के स्टॉल्स लगे होते हैं, जिसपे 3 तरह के कूलर्स रखे होते हैं। मैंने सोचा ये ड्रिंक मैं आज ट्राई करूँगी। ये ड्रिंक चखने के बाद मेरी हालत कुछ ऐसी थी। ये ड्रिंक यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रिंक है, जो कि फर्मेंटेड मिल्क के साथ मकई, बाजरा, गेहूं या फिर जौ के आटे से बनाई जाती है। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मैं Yandex करके वापस होटल आ गई और रेस्ट करके जब थोड़ी सी शाम हो गई तो मैं बाहर निकली। तो ये है यहाँ का डेवलप्ड सिटी सेंटर और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो काफ़ी सारी गलियाँ बंद हैं। मुझे काफ़ी दूर Yandex वाले ने उतार दिया था, तो मैं अब पैदल चल के इस एरिया को डिस्कवर कर रही थी। चलते चलते मुझे एक और स्टॉल नज़र आया, जहाँ पे एक वाइट रंग की कुछ गोलियाँ टाइप की इस तरह की चीज़ें मिल रही थी और मुझे नहीं पता था ये क्या है। मैंने ये भी ख़रीद लिए और इसको खाने के बाद भी मेरी हालत कुछ ऐसी थी। वैसे इसको खुरुत या काश कहते हैं, जो कि फर्मेंटेड यानी कि खमीर शुदा दूध या फिर दही से बनाया जाता है और इसको नमक के अंदर काफ़ी लपेटकर धूप में सुखाया जाता है। ये सेंट्रल एशिया की एक ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है जो कि पत्थर की तरह सख्त होती है और पुराने ज़माने में फ्रिज ना होने की वजह से इन चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए बनाई जाती थी, लेकिन इसका जायका बहुत ही ज़्यादा खट्टा था। लेकिन कहते हैं कि इसमें भारी मिकदार में प्रोटीन और कैल्शियम पाया जाता है, लेकिन मुझसे तो ये बिल्कुल भी नहीं खाई गई। और उसके बाद मैंने तौबा कर ली कि यहाँ पर किसी भी स्टॉल से कुछ भी लेकर नहीं खाऊंगी। और डिनर के लिए मैंने सर्च किया था अली बर्गर, जहाँ पर मिलता है शवारमा।
Zappichuni? Yeah. Zappichuni. Yeah, one. And one drink. Sprite. Cola. This one is bigger one? It's big. This one. Okay. Do this. Okay. और इनका शवारमा तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। इस तरह का शवारमा मैंने किसी भी कंट्री में आज तक नहीं खाया। और सबसे स्पेशल बात थी इसकी डो, जो कि बहुत ज़्यादा थिन और क्रिस्पी थी। ऐसा लग रहा था जैसे होममेड है। ये तो हो गया था मेरा डिनर। अब करती हूँ थोड़ी सी वॉक। थोड़ा सा आगे जाकर मैंने देखा यहाँ इतनी रौनक है जैसे कि दिन निकला हुआ है। जगह जगह लोग हैं, स्टॉल्स लगे हुए हैं, इतनी रौनक है यहाँ, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। मुझे अभी बिश्केक में आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और मेरे पास दिन भी इतने सारे हैं, तो अभी सिर्फ मैं लोगों को और चीज़ों को और जगहों को एनालाइज कर रही हूँ। Okay, I'll post it. Thank you. Bye. चलते चलते मैं फ्रेंडशिप स्क्वायर पर पहुंच गई थी और यहाँ बना हुआ है द फ्रेंडशिप ऑफ नेशंस का मोनूमेंट। ये मोनूमेंट सोवियत दौर की एक यादगार है जो कि 1974 में किर्गिस्तान और रशिया के वॉलंटरी एक्सेशन की सालगिरह के मौके पर बनाया गया था। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। चलते हैं करीबी मॉल, कुछ ड्रिंक वगैरह खरीदते हैं और फिर चलते हैं वापस होटल। यहाँ से मैंने ड्रिंक खरीदी जिसका नाम था दादा लेटो। और ये है अगला दिन, मैं जा रही हूँ बाहर। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा बिश्केक में पता नहीं कौन सा दिन है और यहाँ पर वेदर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो गया। मैंने सुबह ही जो है वो दुआ मांगी थी अल्लाह से, अल्लाह यहाँ पे गर्मी ख़त्म कर दे। और लिटरली यहाँ बारिश हो रही है। आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड। इट्स रेनिंग हियर और ये अनएक्सपेक्टेड है बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल भी वेदर फोरकास्ट में यह नहीं लिखा हुआ था। और क्या कहते हैं, अनबिलीवेबल। दुआएं ऐसे कबूल होती हैं लिटरली। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू अल्लाह। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी बिश्केक में और मैं जस्ट सोच रही थी कि काश बारिश हो जाए। कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ था वेदर फोरकास्ट में कि कभी बारिश होगी। और देखें फंदा टुडे अल्लाह ताला ने कितनी अच्छी मेरी दुआ कबूल की। थैंक यू अल्लाह, थैंक यू सो मच। वी आर गोइंग टू बिश्केक सेंटर और यहाँ से हमें मिलेगी बस जो कि डायरेक्ट बिश्केक सेंटर लेके जाएगी। धूप के अंदर बारिश हो रही है, मेकअप ख़राब होने का डर है। जब मैं स्टॉप पे पहुँची तो मेरा इरादा ही चेंज हो गया। बस का इंतज़ार करने के बजाय मैंने फिर से यांडेक्स बुक कर दी और मैं पहुँच गई बिश्केक की सबसे मशहूर ओपन आर्ट गैलरी में। ये जगह ऑक पार्क के बिल्कुल साथ ही है और सबके लिए ओपन है। यहाँ पर इतने सारे टूरिस्ट आए हुए थे। इतना हसीन आर्ट था कि आंखें यकीन ही नहीं करती कि ये हाथों से बनाया गया है। किर्गिस्तान के इतने हसीन लैंडस्केप, उसके अलावा यहाँ की सकाफत और पता नहीं क्या क्या इन पेंटिंग्स में दिखाया गया था। मेरा तो यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। दिल चाह रहा था सारी पेंटिंग्स खरीद के घर ले जाऊँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तो खैर अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। और फिर मैं यहाँ आ गई थी। यह है विक्ट्री स्क्वायर।
तो ये है बिश्केक का विक्ट्री स्क्वायर, जो कि 1985 में दूसरे जंग अजीम के खात्मे की 40वीं सालगिरह के मौके पर तामीर की गई थी, ताकि जंग में शहीद होने वाले किर्गिज़ बाशिंदों को खराज अक़ीदत पेश किया जाए। इसमें जो 3 मेहराबें हैं वो यहाँ के रिवायती योरता खैमों की निशानदेही करते हैं, और बीच में बना हुआ ये अफसरदा खातून का मुजस्मा ये जाहिर करता है कि एक औरत अपने बेटों और शौहर की जंग से वापसी की मुंतज़िर है। और एक ताय हयात जलता हुआ शोला यहाँ के शहदा के लिए ट्रिब्यूट के तौर पर बनाया गया है। और ये है यहाँ के एक मशहूर एक्टर जो कि 1992 में मर गए थे, उनका स्टैचू, जो कि 2017 में यहाँ रखा गया था, लेकिन लोगों ने कहा ये तो उनकी शक्ल में बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं, तो फिर एक नया स्टैचू बनाया गया और 2019 में यहाँ पर रखा गया। यकीनन यहाँ पर बने हुए हर मोनूमेंट के पीछे एक स्टोरी है। ये यहाँ का अलाटू स्क्वायर है। मैं ये परेड देखने के लिए रुक गई, जो कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। और यहाँ पर हर 1 घंटे बाद नेशनल गार्ड चेंजिंग सेरेमनी होती है। जब तक इन गार्ड्स का स्लोमो यहाँ की परेड ख़त्म होती है, मैं आपको किर्गिस्तान की थोड़ी बहुत हिस्ट्री बताती हूँ। किर्गिस्तान के बहुत सारे दौर हैं, जैसे कि कदीम दौर है, मंगोल दौर है, रूसी सल्तनत का दौर है, सोवियत यूनियन का दौर है। सबसे पहले कदीम दौर में तकरीबन 2000 साल पहले किर्गिज़ लोग जो हैं वो खाना बदोश कबीलों के तौर पर रहा करते थे। और फिर शुरू हुआ मंगोल दौर, और चंगेज़ खान ने इस इलाके को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया, और उसके बाद कई सदियों तक मुख्तलिफ तुर्किश और मंगोल हुक्मरान यहाँ हुकूमत करते रहे। और फिर 19वीं सदी के शुरू में रशियन एम्पायर ने किर्गिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया, और फिर 1917 में रूसी इनकलाब आया और किर्गिस्तान सोवियत यूनियन का हिस्सा बन गया। और फिर आखिरकार 31 अगस्त 1991 को सोवियत यूनियन के खात्मे के दौरान किर्गिस्तान ने आज़ादी हासिल कर ली, और फिर आखिरकार ये एक आज़ाद जमहूरी रियासत बन गई। एशिया मॉल या बस भाई, अब मुझे लग गई है बहुत ज़्यादा भूख। अब मैंने यैंडेक्स ऑर्डर कर दी है और मैं जा रही हूँ एशिया मॉल। एशिया मॉल यहाँ के बड़े शॉपिंग मॉल्स में से एक है, जहाँ सारे ब्रांड्स वगैरह भी मिलते हैं। वैसे मेरे होटल का नाम भी एशिया होटल है, तो यहाँ पर एशिया वर्ड जो है बड़ा फेमस है लगता है। यहाँ पर मैंने खाना खाया, और जितनी बाहर गर्मी है ना, यहाँ पर बहुत सुकून मिल रहा था। अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया और फिर होटल चली गई। और फिर ये 3-4 दिन इतने हेडेक वाले गुजरे कि मैं होटल से बाहर ही नहीं निकली, क्योंकि मुझे जाना था यहाँ के नॉर्दर्न एरियाज़ में। ये शॉपिंग मॉल, रोड्स और बड़ी बड़ी इमारतें, ये तो मैं यूरोप में भी बहुत देख चुकी हूँ, लेकिन मुझे यहाँ के पहाड़ देखने थे, यहाँ के नहरें, दरियाएँ, यहाँ की खूबसूरत झीलें, खूबसूरत लैंडस्केप। लेकिन मुझे कोई अच्छा टूर पैकेज नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। कोई अच्छा टूर ग्रुप पैकेज मिल नहीं रहा था, और मैं वहाँ अकेले जा नहीं सकती थी। जैसे हमारे पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, जहाँ गाड़ी चलाना प्रोफेशनल लोगों का काम है, ये सब ऐसी ही जगहें हैं। काफ़ी प्राइवेट गाइड्स को भी कांटेक्ट किया जो थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलते भी थे, लेकिन वो पैकेज के $2000-1500 इस तरह की चीज़ें बता रहे थे। तो मैं थोड़ी कंफ्यूज थी, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। होटल के रिसेप्शन से भी मालूमात ली, मैंने सारी इन्फॉर्मेशंस गैदर कर ली हैं, बस अब मेरा डिसाइड करने की देर है। टूर पैकेज डिसाइड होने की खुशी में मैंने दी खुद को ट्रीट और तैयार होकर चली गई वेफा मॉल, और वहाँ पर मैंने इस रेस्टोरेंट से यहाँ का एक ट्रेडिशनल खाना भी ट्राई किया। रेस्टोरेंट का नाम था ये, और खाना मैंने ऑर्डर किया था ये। शुक्र है यहाँ पिज़्ज़ा को पिज़्ज़ा ही कहते हैं, तो मैंने एहतियातन एक पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर लिया था। वैसे जो डिश मैंने ऑर्डर की थी उसका नाम है बकवीट विद बीफ, यानी कि काले गंदम के साथ गोश्त, और ये मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 1200 रुपये की थी। और इनका लार्ज चिकन पिज़्ज़ा तकरीबन 4000 रुपये का था। तो टोटल ड्रिंक और स्नैक्स वगैरह मिलाकर मेरा पाकिस्तानी 8000 रुपये तक का बिल बना था। वैसे वो डिश बहुत अच्छी थी और बचा हुआ खाना मैंने पैक करवा लिया था और रास्ते से मैं कॉफ़ी पीने बैठ गई।
व्लॉग के पार्ट 1 को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको किर्गिस्तान के हसीन लैंडस्केप, पहाड़, झरने, आबशार, यहाँ के हसीन तरीन इलाके, योरता कैंप्स और बहुत कुछ, ये सारा कुछ देखना है तो मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, दूसरों को रेकमेंड करें। और हाँ, बिश्केक का पार्ट 2 अभी बाकी है मेरे दोस्त।